4 जून 2015 सुबह का वक्त था। मणिपुर के चंदेल जिले में डोगरा रेजिमेंट के जवानों का 4 गाड़ियों का काफिला इन तंग और कच्चे रास्तों में आगे बढ़ रहा था। जवान अपनी ड्यूटी पूरी करके बेस की तरफ लौट रहे थे। हर जवान के दिल में अपने घर वालों से मिलने की आस थी। कोई अपने बच्चों के खिलौने के बारे में सोच रहा था तो कोई अपनी माँ के हाथ के खाने के बारे में। लेकिन उनको नहीं पता था कि सामने घने जंगल में मौत सांप की तरह कुंडली मार कर बैठी है। मुंह पे काला कपड़े बांधे और हाथ में डेडली असॉल्ट राइफल्स, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और आईडीज पकड़े लगभग 50 आतंकियों का एक झुंड इस जंगल की झाड़ियों में एक भयानक साजिश रचकर छुपा हुआ था। फौजी अब जंगल की सबसे गहरी और सुनसान घाटी में पहुंच चुके थे। तभी झाड़ियों में छुपे उन आतंकवादियों में से एक अपनी पोजीशन लेता है और अपना रॉकेट लॉन्चर हमारे फौजियों के लीड काफिले पर लॉक करता है। बाकी के आतंकी अपनी स्नाइपर्स और एलएमजीज का जूम सीधा हमारे जवानों के सिरों और गाड़ियों के पेट्रोल टैंक्स पर सेट कर देते हैं। उधर काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी के टायर के नीचे अचानक एक नुकीली चीज आती है और टायर पंचर हो जाता है। गाड़ी झटके से रुक जाती है। पूरा काफिला वहीं पे थम जाता है। इसके बाद अचानक एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है। एक जोरदार आईडी ब्लास्ट ने लीड ट्रक को हवा में काफी फीट ऊपर उछाल दिया। झाड़ियों में छिपे इन आतंकवादियों ने हमारे फौजियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी थी। हर सेकंड में सैकड़ों गोलियां गाड़ियों को चीरते हुए जवानों के जिस्म में उतर रही थी। आरपीजीज ने दूसरी गाड़ियों को भी आग के गोले में तब्दील कर दिया। एक तरफा फायरिंग के बाद ये आतंकी हमेशा की तरह डरपोक गिद्धों की तरह बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार के घने जंगलों में जा छुपे। उन्हें लगा उन्होंने एक और बार शिकार कर लिया और अब वो आराम से बैठेंगे, पर वो एक भयंकर भूल कर बैठे थे। उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था और उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि 2015 का ये भारत एक नया भारत है। ये वो भारत नहीं जो कड़ी निंदा करके शांत बैठ जाए। दरअसल ये आतंकी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN से थे। उनके साथ कांगली योबोल कन्नालुप KYKL के आतंकी भी शामिल थे। SS खापलांग जो इस आतंकवादी संगठन का मास्टरमाइंड था, उसका मकसद नागालैंड को काटकर नागालिम नाम से एक अलग इंडिपेंडेंट देश बनाना था। उसका मानना था कि भारतीय संविधान उन पर जबरदस्ती थोपे जा रहा है। साल 2001 में भारत सरकार ने इनके साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था ताकि नॉर्थ ईस्ट में शांति बनी रहे। लेकिन मार्च 2015 में अचानक खापलंग ने इस सीज फायर को तोड़ दिया, क्योंकि इस शतरंज के पीछे के खिलाड़ी कोई और थे। इस आतंकी ग्रुप को पीछे से बैक चैनल फंडिंग, नए और आधुनिक हथियार और ट्रेनिंग सीधे तौर पर पाकिस्तान की ISI और चाइना से मिल रही थी। इन दुश्मन देशों का मोटिव बहुत ही क्लियर था, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को अशांत रखना ताकि भारतीय सेना का ध्यान बॉर्डर से हटकर इंटरनल सिक्योरिटी में उलझा रहे। म्यांमार का बॉर्डर जो कि खुला और बिना फेंसिंग वाला है, उसका फायदा उठाकर ये आतंकी आराम से ड्रग्स का व्यापार करते थे। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में दुकानों से लेकर आम घरों तक हर महीने डर और खौफ के नाम पर टैक्स वसूलते थे, जिसे वो प्रोटेक्शन मनी कहते थे। इन्हीं पैसों और भारी ताकतों की शय पर इनमें इतना गुरूर आ गया था कि इन्होंने भारतीय सेना को चुनौती देने की भूल कर दी थी। मणिपुर में पारा SF के बेस पर 35 साल के अनुभवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा अपनी कुर्सी पर बेचैन बैठे थे। एक पल के लिए भी उनकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। जैसे ही वो पलके झुकाते, उन्हें जले हुए ट्रक और अपने वो 18 भाइयों के शव दिखाई देते। ऑस्कर डेल्टा किसी आम फौजी का नाम नहीं था। ये वो शख्स थे जिन्होंने अपने 15 साल के करियर में नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में आतंकियों का शिकार करने में पूरी जिंदगी बिता दी थी। उनके नाम का खौफ तो आतंकवादियों में इस कदर था कि उन पर जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम रखा गया था। लेकिन आज भारत देश के सम्मान की बात थी। ऑस्कर डेल्टा अपनी कस्टम M4A1 कार्बाइन को साफ कर रहे थे और उन्हें पता था कि उनका वक्त आने वाला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत PMO में एक हाई लेवल इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। मीटिंग में रक्षा मंत्री मनमोहन पारिकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल, आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और डिफेंस सेक्रेटरी RK माथुर मौजूद थे। मीटिंग शुरू होते ही PM मोदी के चेहरे पर एक ऐसी रौद्र और गुस्से भरी लकीरें थी जो वहां मौजूद हर शख्स ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने सीधे आर्मी चीफ की तरफ देखते हुए एक भारी आवाज में पूछा, दलबीर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है? मेरे देश के 18 जवान मारे गए, उनकी माताओं के आंसुओं का हिसाब मुझे चाहिए। जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने सख्ती और आक्रोश से जवाब दिया, सर, मेरे जवान इस वक्त खून का घूंट पीकर बैठे हैं। फौजियों में गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा है। आप बस एक इशारा कीजिए, हम इन आतंकवादियों को ढूंढकर राख में मिला देंगे। तभी अजीत डोभाल ने कहा, प्रधानमंत्री जी, ये आतंकी अब हमारी सीमा में नहीं है,
हमला करने के बाद वो बाउंड्री क्रॉस करके म्यांमार के घने जंगलों में छिप गए हैं। इन्हें लगता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे भारत कभी पार नहीं करेगा। इस बार हमें शेर के मुंह में हाथ डालना ही होगा। अगर आज हमने इनको इनके घर में घुसकर इन्हीं की भीड़ में नहीं मारा ना, तो ये आतंकी नॉर्थ ईस्ट को अगला कश्मीर बना देंगे और दुनिया समझेगी कि भारत एक कमजोर देश है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हैरानी से पूछा, डोभाल जी, आपका मतलब म्यांमार की सीमा पार करने का तो नहीं? डोभाल ने राजनाथ सिंह की आंखों में देखा और अटल विश्वास के साथ हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद जनरल दलबीर सिंह बोल पड़े, सर, मौत का बदला मौत होता है। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, पहला एयर स्ट्राइक और दूसरा कोवर्ट ग्राउंड स्ट्राइक। पर एयर स्ट्राइक में दिक्कत यह है कि आतंकियों के कैंप म्यांमार के लोकल गांव के बिल्कुल बीच में बसे हैं। अगर हमने फाइटर जेट से बॉम्ब गिराए तो आम नागरिकों की जान जा सकती है। पीएम मोदी ने आखिरी सवाल पूछा, दलबीर, तुम्हारे जवानों को तैयार होने में कितना वक्त लगेगा, बस ये बताओ। दलबीर ने पूरे आत्मविश्वास से ठोस आवाज में कहा, सर, मुझे सिर्फ 3 दिन का समय चाहिए। चौथे दिन सवेरा होने से पहले आतंकियों की चिता जल चुकी होगी। पीएम मोदी ने कहा, तो फिर इन्हें इनकी औकात याद दिला दीजिए। जाइए और उनको बताइए कि नया भारत घर में घुसकर मारना जानता है। मीटिंग का अंत हो चुका था, फैसला लिया जा चुका था, ऑपरेशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 7 जून की सुबह सूरज निकलने से पहले 64 पैरा एसएफ कमांडोज हथियारों से पूरी तरह लैस थे। उनके पास कार्ल गुस्ताफ 84 mm रॉकेट लॉन्चर्स, टेबर TAR-21 असॉल्ट राइफल्स, M4 कार्बाइन्स, AK-47 और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स थे। ये कोई आम स्क्वाड नहीं था, ये मौत का वो फरिश्ता था जो दुश्मन को सीधा नरक भेजने के लिए तैयार था। मिशन को पूरी तरह से गुप्त रखा था। अगर आतंकवादियों को भनक भी लग जाती कि इंडियन आर्मी बॉर्डर्स क्रॉस कर रही है, तो वहां उनके लिए मौत का जाल बिछा मिलता। इसीलिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक आम इन्फेंट्री मूवमेंट का ढोंग रचते हुए उन्हें आर्मी ट्रक्स में बॉर्डर तक ले जाया गया। ट्रक से उतरने के बाद ऑस्कर डेल्टा ने एक ऐसी प्रथा निभाई जिससे वहां पे खड़े हर जवान का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने अपनी राइफल एक साथी को दी, घुटनों के बल जमीन पर बैठे और अपने हाथों से भारत की मिट्टी को चूमा। फिर उस मिट्टी को अपने माथे पर तिलक लगाया। उनको देखते हुए हर एक कमांडो ने मिट्टी को चूमा और तिलक धारण किया। इसके बाद सफर शुरू हुआ। 35 किलो का वजन अपने कंधों पर लादे ये कमांडोज बेहद खराब रास्तों, घड़ी झाड़ियों और तीखी चढ़ाइयों के बीच से 40 किलोमीटर तक का रास्ता तय करने निकले। ऑस्कर डेल्टा सबसे आगे चल रहे थे। उनके साथ 2 बर्मी लोकल गाइड भी चल रहे थे। बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में एंट्री लेने के बाद उनके साथ चल रहे बर्मीज लोकल गाइड्स ने अचानक उन्हें रुकने का इशारा किया। सामने घनी झाड़ियों में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। हर कमांडो ने अपनी राइफल उस दिशा में तान ली। झाड़ियों के पीछे से अचानक 5 आम नागरिक निकल कर आए, जिनके कंधों पर बड़ी बड़ी मॉनिटर लिजर्ड्स टंगी थी। वो बर्मीज शिकारी थे, पर हालात ऐसे थे कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। क्या ये सच में शिकारी थे या अलगाववादियों के जासूस? ऑस्कर डेल्टा के दिमाग में ऑप्शंस तेजी से घूम रहे थे। इन्हें यहाँ मार देना आसान था, पर बिना ठोस सबूत के बेकसूरों का खून बहाना हिंदुस्तान की फौज के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ था। अगर इन्हें छोड़ देते तो रिस्क था कि ये जाकर दुश्मन को खबर दे देंगे। इसीलिए डेल्टा ने फैसला किया, इन्हें बंदी बनाकर अपने साथ उस पहाड़ तक लेके जाएंगे जहां से स्ट्राइक लॉन्च करनी थी। दोपहर होते होते उन्हें वो पहाड़ दिखाई देने लग गया जिसके पीछे दुश्मन का ठिकाना था। पर तभी एक ऐसी दिक्कत सामने आई जिसने सभी के माथे पर शिकन ला दी। एक कमांडो ने धीमी आवाज में डेल्टा के पास आकर कहा, सर, सबका पानी खत्म हो गया है। किसी के पास पानी की एक बूंद भी नहीं बची। जून की गर्मी, 35 किलो का वजन, 40 किलोमीटर की चढ़ाई और अब पानी खत्म। किसी भी आम फौजी के लिए ये हार मान लेने का कारण हो सकता था, पर ऑस्कर डेल्टा ने जवाब दिया, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इस मिशन को और जल्दी खत्म करना होगा। उन कैंप्स में रखा खाना, उनका पानी और उनकी बियर, आज रात वो सब हमारा होगा। वहीं आराम से पार्टी करेंगे बॉयज। 8 जून की रात पूरी तरह ढल चुकी थी। पैरा एसएफ के कमांडोज उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे। नीचे घाटी में दुश्मन के 3 कैंप्स बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। कमांडोज ने अपने नाइट विजन गॉगल्स और थर्मल इमेजर्स ऑन कर दिए। उन कैंप्स के अंदर घूम रहे आतंकी दिखने लगे थे। इन्हीं कमीनों ने कुछ दिन पहले डोगरा रेजिमेंट के बेकसूर जवानों को जिंदा जला दिया था और आज इनका हिसाब होने वाला था। लेकिन इस मिशन में धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। रात के ठीक 10 बजे अचानक गोलियों की आवाज आई। पहाड़ पर मौजूद हर भारतीय कमांडो ने अपनी राइफल तान ली और कवर ले लिया। फिर उन्होंने नाइट विजन में देखा कि 5-6 आतंकी कैंप से बाहर निकले और उसी पहाड़ की ढलान पर चढ़ने लगे जहां कमांडोज छुपे हुए थे। वो सिर्फ 150 मीटर दूर थे। धड़कनें बढ़ गई।
अगर उन्होंने थोड़ा और आगे आने की कोशिश की तो फायर करना पड़ेगा, जिससे पूरा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो जाएगा। लेकिन वो आतंकी नशे में धुत थे। उनके हाथों में शराब की बोतलें थी और वो जोर जोर से हिंदी गाने गा रहे थे। कुछ हवा में फायर करने के बाद वो वापस कैंप की तरफ लड़खड़ाते हुए चल गए। ये उनका शायद रूटीन पेट्रोल था। रात के 1 बजे फिर से हवा में फायरिंग की आवाजें आई। इस बार ये 10 मिनट तक चलती रही और फिर रुक गई। सुबह 3 बजे एक बार फिर फायरिंग हुई। दुश्मन बार बार हवा में फायर करके अपनी प्रेजेंस जता रहा था। ऑस्कर डेल्टा समझ गए थे ऐसे हालात में इनिशियल प्लान, जो कि 3 अलग दिशाओं से घेर कर अटैक करना था, उसमें बदलाव करना जरूरी था। उन्होंने तुरंत अपनी टीम्स को रिकॉग्नाइज किया और कहा, हम अब उनके सोने का इंतजार नहीं कर सकते। हम 20-20 के 2 स्क्वाड्स बनाएंगे। एक डायरेक्ट असॉल्ट करेगा, दूसरा कवरिंग फायर और एग्जिट रूट सिक्योर करेगा। सुबह ठीक 5 बजे जैसे वो खाने के लिए जमा होंगे, वी हिट देम हार्ड, वेरी हार्ड। इसके बाद पेट के बल रेंगते हुए 40 कमांडोज मौत के साए की तरह अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे वो कैंप के ठीक बाहर एक सेमी सर्कल बनाकर पोजीशन ले चुके थे। कैंप्स के अंदर अलगाववादी नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। कुछ आग जला रहे थे, कुछ हंसी मजाक कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिनकी नस्लों को वो गालियां देते हैं, वो उनकी छाती पर बंदूक ताने उनके आंगन में बैठे हैं। ये उनकी जिंदगी का आखिरी खाना होने वाला था। 5 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। ऑस्कर डेल्टा ने आखिरी बार टारगेट एरिया को स्कैन किया। सामने 3 सेंट्री पोस्ट थी। पहला खाली था, दूसरे पर 4 और तीसरे पर 2 आतंकी पहरा दे रहे थे। इसके बाद डेल्टा फायर का ऑर्डर आया। कार्ल गुस्ताफ रॉकेट्स लॉन्चर से 2 रॉकेट्स सीधे उन सेंट्री पोस्ट्स पर जाकर फटी और अगले ही सेकंड उन आतंकवादियों के पर कच्छे उड़ गए। पहले ही वार में 6 आतंकवादी ढेर। अब उसके बाद जो शुरू हुआ वो किसी परले से कम नहीं था। भारतीय कमांडोज ने आग उगलना शुरू कर दिया। 40 ऑटोमेटिक वेपन्स एक साथ गरजे और ये कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी। ये एक ऐसी सटीक और प्रोफेशनल फायरिंग थी। हर कमांडो मशीन की तरह काम कर रहा था। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि दुश्मन को अपनी गन उठाने का मौका तक नहीं मिला। अलगाववादी बिना सरकटे मुर्गों की तरह यहाँ वहाँ भाग रहे थे। पहले 25 मिनट तक तो दुश्मन की तरफ से एक भी गोली फायर नहीं हुई। उनके टेंट्स छलनी हो गए थे, उनके हथियार वहीं ढेर हो गए थे। पूरा एनकाउंटर 45 मिनट चला और इन 45 मिनटों में भारत के वीर बेटों ने दुश्मन पर 15,000 राउंड्स फायर किए, 150 ग्रेनेड्स फेंके और करीब 1 दर्जन रॉकेट्स दागे। दुश्मन के 2 कैंप्स पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे और तीसरा आधे से ज्यादा बर्बाद था। 50 से ज्यादा अलगाववादी उस जंगल में जलकर राख हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात, हमारे एक भी कमांडो को हल्की सी खरोंच तक नहीं आई थी। डोगरा रेजिमेंट के जवानों के बहते खून का कर्ज आज पूरी तरह चुका दिया गया था। मिशन पूरा हो चुका था। ऑस्कर डेल्टा ने अपने जवानों को वापस मुड़ने का ऑर्डर दिया। उन 5 बर्मीज शिकारियों को जिन्हें इन्होंने उस समय बंदी बनाया था, वो छोड़ने का वक्त आ गया था। डेल्टा ने उनके पास जाकर न सिर्फ उनकी रस्सी खोली, बल्कि अपनी पॉकेट से निकालकर हर एक को 5,000 रुपए नगद दिए। उधर मणिपुर में हालात बेहद तनावपूर्ण थे। सुबह के 6 बज चुके थे। लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत बार बार अपनी वॉच देख रहे थे। अब तक कोई सिग्नल क्यों नहीं आया? अचानक सैटेलाइट फोन बीप हुआ। विपिन रावत ने झपटते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी और थकी हुई लेकिन गर्व से भरी आवाज आई, मिशन अकम्प्लिश्ड सर। आई रिपीट, मिशन अकम्प्लिश्ड। तुरंत ये मैसेज आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह और वहां से पीएम मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री को भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ दोपहर 3 बजे मिट्टी और बारूद से सने पैरा एसएफ के ये 64 शेर वापस बॉर्डर पे स्थित पहले भारतीय गांव पहुंचे। भूख और प्यास से हालत खराब थी। कईयों को डिहाइड्रेशन था, पर चेहरे पर जो सुकून था ना, वो किसी अमृत से कम नहीं था। गांव में एंटर करते ही ऑस्कर डेल्टा ने एक छोटी सी दुकान देखी। उन्होंने वहां रखी म्यांमार बियर की सारी बोतलें खरीद ली। अपने जवानों के बीच बैठकर जब उन्होंने वो बियर पी तो उनकी थकान आधी तो वैसी दूर हो गई। कई दिनों की भयंकर टेंशन के बाद आज ये कमांडोज खुलकर सांस ले रहे थे, हंस रहे थे। शाम के लगभग 6 बजे आर्मी एविएशन कॉर्प्स के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स आसमान से उतरे और इन सभी कमांडोज को सफलतापूर्वक वापस बेस पर लाया गया। कुछ ही मिनटों के बाद भारत सरकार ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। भारत ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि उन्होंने म्यांमार के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारा है। और ये इतिहास में पहली बार था जब भारत ने किसी क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक को इतने खुलेआम दुनिया के सामने स्वीकार किया था। 14 अगस्त 2015 को लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा को उनकी अजीम वीरता के लिए कीर्ति चक्र से नवाजा गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।